देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर बदायूं से है। जनपद बदायूं की दातागंज थाना क्षेत्र के गांव कुटिया में एक विवाहिता का शव घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार वजीरगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव दिलवाले निवासी सुंदरलाल ने अपनी 21 वर्षीय बेटी लता की शादी करीब 1.5 वर्ष पहले दातागंज थाना क्षेत्र के गांव कुटिया निवासी विपिन के साथ की थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही लता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतका के पिता सुंदरलाल का कहना है कि उनकी बेटी को आए दिन दहेज के लिए तंग किया जाता था और उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। और उन्होंने आरोप लगाया है कि सोमवार की रात पति और उसके परिजनों ने मिलकर लता को जहर देकर मार डाला है। घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल बन गया और मायके पक्ष के लोगों ने पुलिस को सूचना देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सूचना पर थाना अध्यक्ष वेदपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाम है आपका? सुंदरलाल। कहाँ के रहने वाले हो? दिलवाली। ये क्या मामला है जो आपकी बेटी की मौत हुई है? ये सोने की चैन मांग रहे हैं, रुपए मांगते रहते हैं। कहते ले कहा मैं निकल कर से। हाँ। ये कहानी रहती थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या जहर दे दिया, मार दिया उसे। अच्छा, तो कब हुई थी शादी इसकी? 1.5 साल हो गई कम से कम। 1.5 साल हो गई। तो आपको सूचना कैसे मिली? किसी और ने दी थी हमें सूचना, रात में 4 बजे तो मिली। परिवार वाले नहीं मिले उनके? न परिवार वाले नहीं मिले। कोई नहीं मिले। क्या नाम था बेटी का? मतलब लता। अच्छा, कहाँ किसके साथ शादी हुई थी? विपिन के साथ। कहाँ के रहने वाले हैं? कुटिया के। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के गंगा नदी से एक युवती का शव मिलने से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हालांकि विपक्ष और विभिन्न सामाजिक संगठन इस मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं। ये घटना 15 अप्रैल की है, जब जमानिया धर्मपुर कटारिया गंगा पुल के पास नदी में निशा शर्मा नामक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मुख्य आरोपी हरिओम पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं युवती की मौत के बाद ये मामला राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। इस दौरान सपा विधायक जंगीपुर डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि निशा के साथ पहले दुष्कर्म किया गया है, फिर उसे गंगा में फेंक दिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया जा रहा, उनकी आवाज दबाने की कोशिश हुई है। उन्होंने डीएम और एसपी से मिलकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के लिए खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई है। जिलाधिकारी कार्यालय और एसपी कार्यालय आए हुए थे। क्या था मामला? देखिए, निशा विश्वकर्मा जिसके साथ रेप हुआ और उसके बाद जो है रेप करने के बाद उसको गंगा नदी में फेंक दिया गया। निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर मामला है और वहां के स्थानीय लोगों द्वारा उस पीड़ित परिवार की आवाज को दबाने का काम कर रहे थे। जब उनकी बात हम लोग तक आई, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जब आई, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लोग वहां गए, जिलाध्यक्ष जी से लेकर सभी विधायक और लोग गए। जब उससे बात हुई तो परत दर परत बात सामने निकलकर आने लगी। उस पीड़ित परिवार के साथ जिस प्रकार से अन्याय हुआ है, निश्चित रूप से हम लोग प्रशासन से, डीएम और एसपी से, दोनों से मिलकर के इस बात की मांग किए हैं कि उस परिवार के साथ न्याय हो। जहां उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार लूट, हत्या, बलात्कार, छिनैती अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है और जो स्थानीय प्रशासन है, वहां का थाना अध्यक्ष उस पीड़ित परिवार को भिन्न भिन्न प्रकार से घुमाता फिराता रहा, उनके बयान को बदलवाता रहा और बदलवा करके कहीं न कहीं जो उसके ऊपर अत्याचार किए हैं, उस परिवार को के पक्ष में होकर के पीड़ित पक्ष को न्याय न मिल पाए, उसकी आवाज को दबा दिया जाए, कहीं न कहीं उसने काम किया है। उसके विरुद्ध हम लोग ने कप्तान साहब से उसकी पूरी बात को कहा है
कप्तान साहब ने भरोसा दिलाया है कि हम लोग पुनः इसकी जांच करेंगे, लेकिन उससे पहले उस जो दोषी है उसके खिलाफ 302 की धारा में जो है उसको जेल भेजने का काम किया है। और निश्चित रूप से हम लोग उसकी लड़ाई, जो पीड़ित पक्ष है निशा विश्वकर्मा की लड़ाई, हम लोग अंत तक लड़ेंगे जब तक उसको न्याय न मिल जाए। क्या मांग है सर? अब मांग तो हम लोग की न्याय है कि उसकी उस परिवार को न्याय दे, और ये भी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के प्रशासन के अंदर अगर कुवत और ताकत है तो बेटी दे दे। ये न्याय हम उससे, यहाँ के प्रशासन के लोगों से और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जैसे थी हम लोगों की बेटी निशा विश्वकर्मा वैसे ही वापस कर दे। से मुलाकात गाजीपुर जनपद के अंतर्गत मेरे विधानसभा सदर थाना करंडा गांव कटरिया में एक निशा विश्वकर्मा की निर्मम हत्या हो गई। लगातार पुलिस के लोग उस केस को उलट पुलट एक बार, दो बार, तीन बार और नहीं तो रात में भी जाकर दबाव बना करके एफआईआर तहरीर बदलवाने का काम कर रहे हैं। उसमें कुछ पत्रकार साथी को भी पुलिस द्वारा अपमानित किया गया और जो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी गए उनको भी कुछ लोग, गांव के कुछ लोग उस कार्यकर्ताओं का भी उत्पीड़न किए। यह बात लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं। किसी के घर कोई दुख है तो दुश्मन भी जाएगा, दोस्त भी जाएगा। राजनीतिक बात हर जगह रंग नहीं लाना चाहिए। हर विषम परिस्थितियों में जो जा रहा है उसको जाने देना चाहिए। लोगों का कहना है कि यहाँ लोग आएंगे तो गांव का माहौल खराब होगा। किसी के दरवाजे से कहीं जाने से मेरे समझ से गांव का माहौल तो नहीं खराब होता है। अब लोगों की भावनाएं हैं, इसीलिए हम लोग तमाम बातों को लेकर के हम लोग आज पहले डीएम साहब से मिले, उसके बाद पुलिस कप्तान से मिलकर अभी हम लोग आ रहे हैं। क्या मांग थी सर और क्या आश्वासन मिला? नहीं, मांग तो बात की बात है। पहले हमारी मांग है जो उसके साथ हुआ है दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, यह मेरी मांग है। क्या आश्वासन मिला सर? नहीं, डीएम साहब ने कहा है कि हम इसमें एसपी साहब से बात करेंगे और इसमें समुचित दिशा निर्देश देकर के न्याय दिलवाने का काम करें। और वही बात एसपी साहब ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखा है, कुछ बातों की पुष्टि नहीं हो रही है और ठीक इसको फिर हम अभी तक हम इसको हत्या ही मान रहे हैं, आत्महत्या नहीं मान रहे हैं, लेकिन और तथ्य देखने के बाद जो सत्यता आएगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कितने लोग आरोपित थे सर, कुछ पता चला? 2 लोग। कोई गिरफ्तार? बैराजपुर में संदिग्ध आग से मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। पीड़ित ने पुलिस से लगाई है गुहार। पाली थाना क्षेत्र के ग्राम बैराजपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से एक मकान के दरवाजे, खिड़की और छप्पर जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। पीड़िता का आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाई गई है, जिससे मकान के दरवाजे, खिड़की जलकर राख हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। दिनांक 21 अप्रैल 2026 को सुबह करीब 8 बजे मकान में आग लग गई। घटना की जानकारी पीड़ित को करीब 12 बजे मिली है। पीड़ित ने थाना पाली में प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है मामले की जांच जारी है और तथ्य सामने आने पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई है। पचदेवरा थाना क्षेत्र में
मंगलवार सुबह गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर सेढ़ा मऊ अंडरपास के पास ये घटना हुई है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद 3 माह की मासूम बच्ची भी अपने माता पिता के शवों के पास रोती बिलखती मिली है, जिसे देखकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। बताया गया कि मंगलवार सुबह खेतों की ओर गए ग्रामीणों की नजर सड़क किनारे क्षतिग्रस्त बाइक और दंपत्ति के शव के पास हो रही मासूम बच्ची पर पड़ी है। सूचना मिलते ही पचदेवरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई है। ग्रामीणों के अनुसार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार सियाराम 22 वर्षीय पुत्र सुभाष और उनकी पत्नी नीलम 20 वर्षीय निवासी ग्राम गहवरा थाना पाली की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे की खबर मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया और साथ ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया कि दंपत्ति की शादी करीब 2 वर्ष पूर्व हुई थी और उनकी 3 माह की मासूम बच्ची भी है। हादसे के बाद मासूम बच्ची सुरक्षित मिली है, जिसे परिजनों को सौंप दिया गया है। भाजपा नेता रामकुमार चिंकू यादव ने दिखाई मानवता, सड़क हादसे में घायलों की बचाई है जान। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के बंजार हवा में 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर में भीषण हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके से गुजर रहे भाजपा नेता रामकुमार चिंकू ने तुरंत अपनी गाड़ी रोककर मानवता की मिसाल पेश की है और उन्होंने बिना देर किए सभी घायलों को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा भिजवाया है, जिससे समय पर इलाज संभव हो सका है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं भाजपा नेता रामकुमार अरस चिंटू यादव की क्षेत्र में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। खबर वाराणसी से है, जहां यूपी कॉलेज के छात्रों ने खून से लिखे पत्र। कॉलेज कैंपस में छात्र की गोली मारकर हत्या मामले में एक बार फिर कॉलेज के छात्रों ने शुरू किया आंदोलन। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से नाखुश होकर एक बार फिर छात्र और सभी लोगों ने कार्रवाई से नाखुश होकर छात्रों की मांग, अभियुक्त मंजीत का भाई आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहा है हम लोगों को धमकी, और साथ ही वहीं छात्रों ने अपने खून से पत्रक लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की मांग की है। छात्रों का प्रतिनिधि मंडल सुबह कॉलेज परिसर से चुनकी, और साथ ही वहीं छात्रों ने अपने खून से पत्रक लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की मांग की है। छात्रों का प्रतिनिधि मंडल सुबह कॉलेज परिसर से नहीं कर पा रहा है। मेरा नाम चंदन सिंह है, यूपी कॉलेज पूर्व छात्र हूँ मैं, और आए दिन धमकी मिल रही है, जेल से चिट्ठी भी आ रही है कि जान से केस वापस ले लो, नहीं जान से मरवा देंगे। हम लोग मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिख रहा हूँ और डीएम साहब और आईजी साहब, डीआईजी साहब को पत्र लिख रहा हूँ अपने खून से कि इसका जेल पहले ट्रांसफ़र होना चाहिए और मंडल पास ट्रांसफ़र होना चाहिए। और उसका भाई का अभी तक गिरफ्तारी नहीं, उसका भाई को जब सब कुछ पता था तो उसके भाई को अभी गिरफ्तारी नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन बनारस की सबसे बेकार निकम्मी है, और बाकी क्या बोले अब। तो आज खून से आप लोग हाँ पत्र लिख रहे हैं। क्या लगता है कि आप लोग इससे पहले कुछ अभी तक कोई खून से भी लिखे हैं, अपना गर्दन काट दें, कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। 1 महीना हो गया, कोई हम लोग का कुछ भी नहीं सुनवाई हुआ। अब क्या उम्मीद है पत्र लिखने? अगर देखिए पत्र अगर लिख रहे हैं, अगर पत्र से सुनवाई हुआ तो ठीक है, अगर पत्र से सुनवाई नहीं हुआ तो फिर हम लोग धरने में बैठने के लिए तैयार हैं। किसको पत्र देंगे? हम लोग डीएम साहब को देंगे, मुख्यमंत्री साहब को देंगे और आईजी साहब को, डीआईजी साहब को पत्र लिख रहे हैं। मेरा नाम डीआईजी साहब को
सरोवर नगरी नैनीताल उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पुलिसकर्मी जगदीश नाथ गोस्वामी पर कोविड लॉकडाउन के दौरान 376 का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके चलते आरोपी को जेल भेज दिया गया और साथ ही एसएसपी द्वारा निलंबित कर दिया। उसके बाद आरोपी के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में अपील की गई, जो कि लगातार केस चलता रहा। कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में अपील की गई, जिस पर हाई कोर्ट के अधिवक्ता पंकज गोस्वामी ने बताया 24 मई 2020 को यह प्रकरण है, जो कि कोविड लॉकडाउन के दौरान एक पुलिसकर्मी पर 376 का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको उसी दिन जेल भेज दिया और साथ ही निलंबित भी कर दिया गया था। तब से निरंतर कोर्ट में केस चल रहा है। उसके बाद हाईकोर्ट अधिवक्ता पंकज गोस्वामी ने हाईकोर्ट में केस फाइल किया है, जिसमें वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकल खंडपीठ ने आरोपी को बरी करते हुए एसएसपी को निर्देशित किया कि जगदीश नाथ गोस्वामी को तुरंत नौकरी में बहाल किया जाए। पंकज गोस्वामी, ये 24/5/2020 की घटना है। लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। एक पुलिस वाले के ऊपर 376 का मुकदमा लिखा गया था। उसी के एवज में उसे जेल भेज दिया गया था और उसी दिन सेम डे एसएसपी द्वारा उसको डिसमिस कर दिया गया था। उसके बाद उसका केस कोर्ट में चला, उसमें वो एक्विटल हुआ और उसके डिसमिसल को हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज किया और 15 तारीख को ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा उसमें ये डिसीजन दिया गया, उसको नौकरी पे उसकी सर्विस रिमूव की गई और उसके जो सर्विस टाइम का पीरियड है 7 ईयर्स का 50% उसको देने का ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट से हुआ। हाँ, वो उस जो उसका डिसमिसल का ऑर्डर था, जो डिसमिसल के ऑर्डर के अगेंस्ट उसने हाई कोर्ट में अपील की थी, वो अपील अलाउ हो गई है और अब वो अपनी नौकरी ज्वाइन करेगा और उसमें उसको सारा पैसा जो है 7 ईयर्स का जो उसका पैसा है उसका 50% उसको पैसा मिलेगा। उत्तराखंड प्रदेश में मिशन 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भरा जोश। सपा का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की महंत और साथ ही कोशिश कर रहा है। महंत शुभम गिरी समाजवादी पार्टी की जसपुर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद उस्मान अली के कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष महंत शुभम गिरी व प्रदेश कोषाध्यक्ष SK राय का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और साथ ही सपा जिला अध्यक्ष उधम सिंह नगर रवि छाबड़ा के नेतृत्व में स्वागत किया है। लखनऊ से आपके जो सवालात थे मैं सुन रहा था। मैं आपको बता दूं, 2-4 सवाल हमारे तो सुनने को जो मिला उसका मैं आपको जवाब दे दूं। अभी एक पत्रकार महोदय जी ने कहा कि उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी का योगदान, देखिए एक गीता सार अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कि हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। तो हमको अपयश लिखा था। सच्चाई ये है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आप पत्रकार लोग विशेषकर जरूर जानते होंगे कि उत्तराखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव सन 1993 में समाजवादी पार्टी ने किया था माननीय मुलायम सिंह जी के शासनकाल में, और सन 94 में इसका प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजा, जिस पर ये इसका गठन हुआ। और लोग कहते हैं कि हम उत्तराखंड के पक्ष में नहीं हैं। तो एक तो बात ये है। रह गई कि आपने अभी एक सवाल किया कि किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे, उत्तराखंड में आपका क्या है। तो देखिए, उत्तराखंड का जो मूलभूत समस्या है या किसी भी राज्य की मूलभूत समस्या है क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और महंगाई, यही। और वो किस स्थिति पे उत्तराखंड में है आप सब देख रहे हैं। पहाड़ों का पलायन का भाषण तमाम नेता, हर दल के लोग करते आए हैं, सुनते आए हैं आप लोग। मैं एक नई बात, और ये इन सब के बावजूद एक सबसे बड़ा जो कोड़ है इस उत्तराखंड का, बेरोजगारी का जो दीमक लगा पड़ा है, जो सरकार ने लगा रखा है, वो ये है औद्योगिक पलायन। हम उद्योगों को सब्सिडी देते हैं, उद्योग लगवाते हैं और फिर वो सब्सिडी का लाभ लेके और उद्योगपति यहाँ से अपना प्लांट उठा के दूसरे राज्यों में ले जाते हैं, और हमारे पास कोई योजना नहीं है कि हम उनको कैसे रोकें। वो क्यों जा रहे हैं हमारा लाभ लेके, हमारे लड़के बेरोजगार हो जाते हैं। 5 साल के रोजगार पाके 5 साल बाद फिर वो लड़के बेघर हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। सरकार के पास कोई नीति नहीं है। रुद्रपुर में नरेंद्र तिवारी जी के शासनकाल में भीमताल पूरा विकसित हुआ, रोजगार लगा, और लोग सब्सिडी ख़त्म होते ही रोजगार यहाँ से उठ के गुजरात और जाने कहाँ चला गया। सरकार की कोई योजना नहीं है। तो जब रोजगार नहीं है तो रोजगार, उद्योग नहीं है तो रोजगार कहाँ मिलेगा। लेकिन कोई देख नहीं रहा है। सरकार इसको
दूसरे लॉलीपॉप दिखा दिखा के, सजबाग दिखा के, बातों में उलझा के जनता को भ्रमित करके लाभ ले रही, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही। अभी रुद्रपुर देख लीजिए, आपके सामने है कितने उद्योग संगठन पिछले कुछ दशकों में हम लोग सहयोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारी जो हार को हम जीत की ओर ले जा रहे हैं। और जो हमारा जसपुर का दौरा है और कुमाऊं मंडल का प्रवेश द्वार है। मैं जसपुर के साथ साथ कल रुद्रपुर, काशीपुर भी गया था। और उधम सिंह नगर, जनपद उधम सिंह नगर की जो 9 की 9 सीटें हैं, 9 की 9 सीटों में हम प्रत्याशी उतारेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव के साथ साथ जिस तरह से अभी कल जिस तरह से लोगों को जिस तरह से भड़काया जा रहा है, और देखिए बस स्टैंड में यहाँ पर जब 20 राज्य बने हुए 26 साल हो गए, यहाँ पर बस स्टैंड नहीं बना, यहाँ पर एक लोगों के लिए बैठक नहीं बन पाई, जो बेंच नहीं लग पाए। तो इसलिए इसके लिए भी हम आए हैं। इसलिए हम लोग जिस तरह से यहाँ की महिलाएं गैस की किल्लत से परेशान हैं, हर लोग गैस की किल्लत से परेशान हैं, तो जसपुर में हम संगठन को मजबूत करने आए हैं। और उधम सिंह नगर में और उत्तराखंड के हरिद्वार में जहाँ भी पीडीए के जो हमारे साथी है, पीडीए पंचायत करने का पूरा प्रयास करेंगे। गैर सैन के लिए सभी को पता है, आप लोगों के माध्यम से भी रमाशंकर कौशिक समिति की जो रिपोर्ट है, भड़थवाल समिति की जो रिपोर्ट है, और जो गैर सैन का मामला था वो हमारे अब नेता तो कांग्रेस में चल गए हैं, सूर्यकांत धस्माना जी पहले हमारी पार्टी में थे। तो उस प्रकार से रमाशंकर कौशिक जी की समिति ने ही गैर सैन को राजधानी पारित किया था। और अभी तक भी जिस तरह से महिला सुरक्षा की बात है, देहरादून में देखिए दिन दहाड़े हमारे जो सैनिक थे उनको गोली लगी। और जो हमारे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, अंकिता भंडारी का कितना बड़ी हत्याकांड हुआ। हमारे हरिद्वार में शांता साहब में एक लड़की है, दलित लड़की, उसके साथ बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ, दुष्कर्म हुआ। तो हम कहते हैं कि धामी जी महिला सुरक्षा के लिए विफल है। अगर वो महिला सुरक्षा करना चाहते हैं तो महिलाओं के लिए एक स्पेशल, जिस तरह से 1090 अखिलेश जी ने हेल्पलाइन बनाई थी, उस तरह से महिला के लिए भी बननी चाहिए। प्रदेश के जो मुद्दे हैं, पलायन रुके, जो हमारे पलायन रुके, रोज़गार मिले, इंडस्ट्रियाँ बने, और इंडस्ट्रियाँ बनने के साथ साथ सरकारी नौकरी में हो। जब उत्तराखंड राज्य नहीं बना था तब हॉर्टिकल्चर पहाड़ों में होते थे, अब हॉर्टिकल्चर भी बंद हो चुके हैं। और हर जगह हम जो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, जिस तरह से उत्तराखंड में कोई भी क्षेत्रवाद ना आए, उत्तराखंड को हम आगे बढ़ाएं। और उत्तराखंड से लेकर मतलब जसपुर से लेकर मध्य हिमालय, निमित हिमालय और विशाल हिमालय, इस तरह से हम उत्तराखंड की बात करते हैं। और उत्तराखंड में 4 धाम हैं, चारों धाम की सुरक्षा हो। और कुमाऊं मंडल में सबसे बड़ा अल्मोड़ा में है, और आदि कैलाश को यहीं से जाते हैं। रोडों की हालत देखिए, ये रोडों को भी सुधारना चाहिए। जो कोट द्वार है, कोट द्वार से रामनगर तक जो रोड जाता है, सरकार उस रोड को भी खोले, और वहाँ से जाने के लिए जब देहरादून जाते तो देहरादून में भी जाए। और उत्तराखंड में या जसपुर में या काशीपुर में एक उत्तराखंड सरकार को मेडिकल कॉलेज तो है, लेकिन पीजीआई के रूप में भी एक स्वास्थ्य सेवा का भी कार्य। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा कर दी है। बोर्ड सचिव विनोद प्रसाद स्लिमल्टी ने बताया है कि रामनगर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और साथ ही बोर्ड सभापति डॉक्टर मुकुल सती रिजल्ट की घोषणा करेंगे। इस बार खास बात यह है कि मुख्य परीक्षा के साथ साथ वर्ष 2025 की सुधार परीक्षा द्वितीय का परिणाम भी जारी किया जा सकता है। साथ ही आंकड़ों की बात करें तो इस साल हाई स्कूल में 1,12,266, इंटरमीडिएट में 1,02,986 छात्र छात्राएं पंजीकृत है, यानी कुल मिलाकर 2,15,252 परीक्षार्थियों का रिजल्ट घोषित होगा। इस वर्ष की जो परिषदीय परीक्षाएं हैं उनमें हमारे हाई स्कूल में 1,12,266 बच्चे पंजीकृत हैं और इंटरमीडिएट में 1,02,996 बच्चे पंजीकृत हैं। कुल जो पंजीकृत हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लगा के वो 2,15,252 बच्चे हैं। इनका परीक्षा परिणाम 25 अप्रैल को प्रातः 10 बजे माननीय शिक्षा मंत्री जी
की गरिमामयी उपस्थिति में सभापति माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में परिषद मुख्यालय में घोषित होना है। इसके लिए पूरी तैयारियां हमारी पूरी हो गई है और इस वर्ष जो है सभी परीक्षार्थी अपने परीक्षा परिणाम हमारी वेबसाइट में भी देख सकते हैं और साथ ही स्कूल के जो पोर्टल हैं उनमें भी हम लोग रिजल्ट को प्रदर्शित करेंगे, तो बच्चों को कोई तकनीकी रूप से दिक्कत नहीं आएगी। स्कूल में ही वो अपने परीक्षा परिणाम को देख सकते हैं। ऋषिकेश एम्स का छठा दीक्षांत समारोह 23 अप्रैल को होगा, जिसमें मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी कार्यक्रम में पहुंचेंगी। कार्यक्रम की तैयारी एम्स ऋषिकेश ने पूरी कर ली है। इस संबंध में एम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर मीनू प्रिंस सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि दीक्षांत समारोह में 386 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जानी है। मौके पर 318 छात्र खुद डिग्री लेने के लिए उपस्थित होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में 23 पदक प्रदान किए जाएंगे, जिसमें 13 स्वर्ण, 5 रजत और साथ ही 5 कांस्य पदक शामिल होंगे। ये देश को समर्पित स्वास्थ्य पेशेवरों के निर्माण की दिशा में एम्स की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। MD, MS, DM, MCH और PhD और नर्सिंग के BSc, MSc और एलाइड हेल्थ साइंस के भी MSc और BSc के छात्रों को जो स्नातक हो गए हैं उनको डिग्रियां प्रदान करी जाएंगी। हमारे चीफ गेस्ट जो हैं वो श्रीमान हमारे जो माननीय उपराष्ट्रपति हैं श्री CP राधाकृष्णन, वो आ रहे हैं और वो मेडल्स बच्चों को पहनाएंगे और हमारे साथ वो 1 घंटा भर रहेंगे और उनके साथ हमारे माननीय राज्यपाल महोदय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से जो हैं श्रीमती अनुप्रिया पटेल, वो गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे हमारे। इसके हमारे जो प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर राज बहादुर, वो भी आएंगे और इंस्टीट्यूट बॉडी के बहुत से मेंबर्स जो हैं वो भी कॉन्वोकेशन अटेंड करेंगे। कितने बच्चों को दिए सो टोटल 386 बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं इसके लिए, लेकिन 318 बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं अपने आप फिजिकल तौर से डिग्री लेने के लिए। बाकी बच्चों को हम इन एब्सेंशिया डिग्री देते हैं। गोल्ड मेडल का बता दीजिए। गोल्ड मेडल टोटल 23 मेडल्स हैं जो दिए जा रहे हैं और उसमें से 11 बच्चों को मेडल्स दिए जाएंगे और गोल्ड एंड सिल्वर मिला के 17 हैं जो कि 11 बच्चों को दिए जाएंगे। एक बच्चा है जिसको 6 मेडल्स मिलेंगे, तो उससे हमारा ये कार्यक्रम। लालकुआं क्षेत्र के मोटा हल्दू स्थित मदरसन कंपनी में चल रहा श्रमिकों और प्रबंधन के बीच विवाद आखिरकार समाप्त हो गया है। मामला पुलिस, SDM और साथ ही श्रम विभाग के अधिकारियों, कंपनी प्रबंधन और श्रमिकों के बीच कई दौर की बातचीत चली और इस वार्ता के दौरान श्रमिकों द्वारा रखी गई 14 सूत्रीय मांगों में 12 मांगों को प्रबंधन ने तत्काल स्वीकार कर लिया है, जबकि प्रमुख 2 मांगों पर शासन स्तर पर कार्रवाई के लिए सकारात्मक आश्वासन दिया गया। समझौते के बाद सभी श्रमिक काम पर लौटे हैं और फैक्ट्री में कार्य सुचारू रूप से शुरू होने जा रहा है। वहीं पुलिस ने पूर्व राज्य मंत्री हरीश पनेरू समेत कई नेताओं और समाज सेवी को हिरासत में लिया है और पूछताछ में पुलिस ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि श्रमिकों की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। ये कल से लालकुआं क्षेत्र में एक निजी कंपनी मदरसन जो है इसमें एक धरना प्रदर्शन चल रहा था। इसमें जो श्रमिक हैं उनकी कुछ डिमांड्स थी जिनको लेकर के प्रबंधन के साथ उनकी वार्ता कराई गई। वार्ता के दौरान कुल 14 बिंदु जो है इसमें निकले जिनका समाधान श्रमिक चाह रहे थे। तो उसमें से 12 बिंदुओं का समाधान कल ही हो गया था और इसमें 2 बिंदु शेष थे जिसके संबंध में शासन से कार्रवाई अपेक्षित थी। तो उसके संबंध में भी आज पुनः उनसे वार्ता करके उन्हें समझाया गया
और ये पूरी वार्ता जो है सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई यहाँ पर। और इस वार्ता के दौरान जो है हम लोगों ने प्रयास किया, मतलब लेबर डिपार्टमेंट, स्थानीय प्रशासन और पुलिस, सब लोगों ने इसमें सहयोग किया और इनकी वार्ता जो है वो सफल हुई। उसके बाद जो कार्मिक हैं उनमें से काफ़ी संख्या में आज उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, कुछ लोगों ने कल ज्वाइन कर लिया था और फिलहाल इसमें गतिरोध समाप्त हो गया है। और इसमें प्रिकॉशन के तौर पे अभी भी हम लोग इस पे नज़र बनाए हुए हैं और इसमें जो लोग कुछ शांति भंग करने का इसमें प्रयास कर रहे थे और उसमें उसको लोगों को भड़काने का और नोएडा के तर्ज पे और उनको भड़काने का और माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे, उनके विरुद्ध हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया है। और नैनीताल पुलिस का मैसेज क्लियर है, जो भी लेबर अनरेस्ट फैलाएगा या औद्योगिक शांति को भंग करने का प्रयास करेगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश में आईटीपीएल पुलिस चौकी परिसर में खड़े दर्जनों वाहनों में अचानक आग लग गई। आग लगने से चौकी में अफरा तफरी मच गई और साथ ही चौकी के बाहर आने जाने वाले लोगों के लिए भीषण आग देख रोंगटे खड़े हो गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद फायर कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर वाहनों में लगी आग को बुझाया गया है। ये सभी वाहन आग लगने के कारण कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। मौके पर मौजूद सीपीओ के कर्मचारी नीरज रावत ने बताया कि ऐसा लगता है जैसे वाहनों के आसपास उगी झाड़ियों में किसी ने कोई सुलगता हुआ पदार्थ फेंक दिया था, जिससे सूखी झाड़ियां अचानक जलने लगी और देखते ही देखते आग लग गई है। ये आग लगी थी, पुरानी गाड़ियां खड़ी है और इसकी वजह से हमने फायर सर्विस बुलाई। जल्दी में हमने ये आग बुझवा दी, जिससे कि हमारी जो नई गाड़ी है, जो सीज खड़ी है, उनमें आग ना लगे। जल्दी बुलाकर अब आग पर काबू पा लिया हमने। कितनी फायर की गाड़ी आई है, क्या है? एक गाड़ी आ गई, दूसरी तैयार खड़ी। अभी फिलहाल आग पे काबू पा लिया गया है। आग पूरा तरह से बुझा दी। आग लगने का कारण क्या है, कुछ पता चल पाया? आग लगने का गर्मी तो ज़्यादा हो ही रही है, किसी ने कोई चलते रहा ना, कोई बीड़ी सिगरेट वगैरह घेर दी होगी, उसकी वजह से भी लग सकती है। और तो कोई कारण नहीं है, कोई फाल्ट नहीं हुआ। कितनी गाड़ियाँ जल गई अब तक यहाँ? 4, 5, 6 गाड़ियाँ तो ठीक ठाक जल गई। पुरानी गाड़ियाँ हुए तो। अशोका पब्लिक स्कूल के चेयरमैन अशोक कुमार सिंह की उपस्थिति में नवनियुक्त प्राचार्य डॉक्टर राजीव रंजन ने विधिवत रूप से अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया है और साथ ही अवकाश प्राप्त व्याख्यात प्रोफेसर राम अवतार सिंह और साथ ही निदेशक राजेश रंजन, भारती कुमारी प्रबंधन और साथ ही समिति सदस्य राजवीर सिंह, रणवीर सिंह आदि ओहदेदारों ने नवनियुक्त प्राचार्य को पुष्पगुच्छ देकर उनका अमिट वंदन और साथ ही अशेष अभिनंदन किया है। पाठशाला परिवार के सदस्य मधुरिमा घोष और साथ ही परंजू सिंह और साथ ही ज्योति सिंह, किया मुखर्जी, हिमांशु गौड़ और साथ ही सुमैया इनाम, विद्या राय, मिलन कांति दास, अनुप्रिया भारती, ज्योति मंडल, पल्लवी सिंह, अंजलि समीरा, किंडो और साथ ही अनुष्का महेश्वरी, अभिषेक कुमार पांडे, मोनिका सिंह आदि लोग वहां पर इस अवसर पर उपस्थित रहे थे। खबर सहरसा से है, जहां सहरसा जिले के सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार जेमहरा गांव निवासी विनोद यादव अपनी पत्नी ममता देवी के साथ सोहा रजबाड़ा स्थित हॉस्टल में बच्चों के लिए नाश्ता देने जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार से आ रही दूसरी बाइक, जिसे भादा गांव निवासी दयानंद शर्मा का पुत्र दिलीप कुमार चला रहा था, ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 32 वर्षीय विनोद कुमार का बायां हाथ टूट गया और उनकी पत्नी 30 वर्षीय ममता देवी को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें सिर यानी ब्रेन में भी गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत सोनवर्षा पीएचसी लाया गया है। पचपदरा में 21 अप्रैल को रिफाइनरी आगजनी की घटना के बाद कानून और मंत्री जोगाराम पटेल बोले। क्या रिफाइनरी आगजनी की घटना के बाद कानून मंत्री जोगाराम बोले हैं, आइए देखते हैं। और हम सब लोग यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वागत करने में जो आतुर थे, उसमें थोड़ी देरी हुई है। मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही इसकी जो तकनीकी खामी रही है, आग लगने के जो भी कारण रहे हैं, तकनीकी विशेषज्ञ की कमेटी इसकी जो भी जांच करेगी, उसके उपरांत इस कार्यक्रम को हम फिर और भव्य बनाने का पूरा प्रयास करेंगे।
लेकिन इतनी मेहनत, खुद मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग, चीफ सेक्रेटरी मॉनिटरिंग, आप सब लोगों की मॉनिटरिंग, उसके बाद इससे जो घटना सामने आई है तो कहीं ना कहीं लोगों में एक भाव आता है, इतनी मेहनत के बाद आपको लगता है स्वाभाविक है, आपका भाव आता है, बहुत भाव आता है, सब में आया है, कार्यकर्ताओं में आया, आमजन में आया है, सरकारी अधिकारियों में आया, जनप्रतिनिधियों में आया, आप लोगों के मीडिया के साथी उनमें भी आया है। आप कितने भी लंबे से आप इतना बड़ा बड़ा कवरेज कर रहे थे, तो सब में भाव आना स्वाभाविक है। किसी एक व्यक्ति विशेष का, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम था, ये हमारे भारतवर्ष का और विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी का कार्यक्रम था और हम सब चाहते थे कि प्रारंभ हो गए, हमारे भारत को रेवेन्यू मिले, हमारे राजस्थान को रेवेन्यू मिले और उसमें कहीं न कहीं तकनीकी कारण से जो कमी खामी रही है उसका शीघ्र निस्तारण होगा और पुनः हमारे जो मन में भाव है उसी भाव के अनुसार इसका भव्य लोकार्पण पुनः होगा। तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी प्रोजेक्ट जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि समझा जा सकता है, को दे दिया जिनका एक्सपीरियंस है कि इस तरह की कोई खामी पाई गई है, तकनीकी खामी है। इस वक्त राजनीति करने का कोई तुक नहीं है, कोई ठीक भी नहीं लगता क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति ने नहीं दिया है, ये कोई हमने नहीं दिया, ये राजस्थान सरकार का विषय नहीं पता, ये भारत सरकार के पेट्रोलियम विभाग का विषय है और मुझे नहीं मानता कि किसी ऐसी अनजाने कंपनी को या तकनीकी रूप में सक्षम में उसको दे दिया गया। ये सभी जांच का विषय है, मैं इस पर कोई ज्यादा टिक्का टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मेरा उनसे इतना नम्रता से निवेदन है, ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम पर कोई राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। हम सब मिलकर के हमारा ये राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है वो पुनः प्रारंभ हो, हम सबको ये खुशी मिले, हमारे पश्चिमी भारत को, राजस्थान को रेवेन्यू मिले और राजस्थान के लिए बहुत सौभाग्य सौगात के विषय थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आना था पर अनहोनी घटना के कारण कल नहीं आ सके। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं शीघ्र ऐसा भव्य कार्यक्रम पुनः प्रारंभ होगा। सर काफी उत्साह का भाव था कार्यकर्ताओं में, मजदूरों में, सभी लोगों में आसपास। कल भी लोग यहाँ पे कह रहे थे कि ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे बहन की शादी हो घर में और टल गई हो। मैं आपको साथियों से कहता हूँ, आज शायद नहीं दिखेगा आपको, आप रात्रि के समय अगर यहाँ पर से देख लें और डॉन से अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि कितना भव्य कार्यक्रम होने वाला है। शहरों तरफ 20-40 किलोमीटर की गाड़ियों की आवाजाही थी, सरकारी अधिकारियों की आवाजाही थी, राजस्थान के, हिंदुस्तान के मीडिया की आवाजाही थी, अलग अलग तरह सोशल मीडिया कवरेज कर रहा था। तो इतना बड़ा आयोजन होने वाला था, इसकी कोई कल्पना भी नहीं की जाती, जब शब्दों में बांधा भी नहीं हंसता। परंतु जो भी हुआ हम ठीक करते हैं, मानते हैं भविष्य वापिस ठीक होगा। हम सब की परिकल्पनाओं के अनुसार पुनः भव्य कार्यक्रम। लोकसभा में परिसीमन बिल गिरने के बाद देश की राजनीति में इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। भारतीय जनता पार्टी जहां इस मुद्दे पर महिला आरक्षण से जोड़कर इसे पेश कर रही, वहीं विपक्ष इसे विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। इसी प्रतिपक्ष और साथ ही मंगलवार की चित्तौड़गढ़ स्थित भाजपा कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कृपलानी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट दृष्टिकोण है, लोकसभा सीटों में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर वृद्धि की जाए और इसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने इस बिल का विरोध कर देश भर की महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और साथ ही कृपलानी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, आज विपक्ष जातिगत आरक्षण के मुद्दे को लेकर भ्रम फैला रहा है, जबकि संविधान में इस प्रकार के प्रावधान को लेकर स्पष्ट नियम है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि इस तरह के बड़े संवैधानिक बदलाव को लागू करने में समय लगता है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कम से कम 2 वर्षों का समय आवश्यक होगा। 2023 में जब ये बिल पारित हुआ था, पहले बिल पारित हुआ था, उस समय सबको लग रहा था कि 2029 तक महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, उसके बाद चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। लेकिन जनगणना और परिसीमन का इंतजार किया जाता तो वो 2029 होता, लेकिन इसका लाभ अगर जल्दी महिलाओं को देने के लिए हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने तय किया कि विधेयक में जल्दी आ जाता है तो उसका लाभ महिलाओं को जल्दी मिलेगा। और जो 33% आरक्षण की महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, हमारी बहनों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, वो जल्दी मिल जाएगा ताकि देश को जो प्रतिनिधि मिलना है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और परिसीमन का सिर्फ महिलाओं को आरक्षण देने के अलावा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण किया। महिला आरक्षण लागू करने के लिए आवश्यक था, इन सीमाओं के निर्धारण के बिना वो हो नहीं सकता था। आपको ध्यान होगा 1976 में जब 550 सीटें तय हुई थी हमारे भारत के पार्लियामेंट की, उस समय देश की आबादी कितनी थी और आज देश की आबादी 140 करोड़ हो गई। इसलिए हमारे केंद्र सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि परिसीमन करके और सीटों को भी 50% से ज़्यादा सीटें बढ़ जाए
और इसीलिए 500 से 550 सीटें हुई। मुख्य रूप से परिसीमन आयोग अधिनियम में कोई बदलाव नहीं किया गया जो 2009 में वो 2029 तक चुनाव में बहुत। और सबसे बड़ी चीज आप देखो, जब राजस्थान में भैरोसिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, पहली बार राजस्थान में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। और आज राजस्थान में महिला चेयरमैन बनी है, प्रधान बनी है, जिला प्रमुख बनी है, सरपंच बनी है, पंचायत समिति जिला परिषद सदस्य बनी है, और वो अच्छा काम कर रही है और आज भी अच्छा काम कर रही है। इसलिए हमारी नियम थी कि किसी भी तरह से उनको आगे लाकर जिस तरह हमने पंचायतों में किया, नगर पालिकाओं में किया, तो विधानसभा में, लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले ताकि हमारा देश आगे बढ़े। और ये मैं समझता हूँ विश्व में पहला देश होता है हिंदुस्तान जिसमें इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को आरक्षण मिलता है। और आज पूरे देश में महिलाएं, हमारी बहनें उपस्थित थे, उनके मन में तकलीफ है इस बात की, क्योंकि आपने देखा होगा जो बिल पेश किया गया और जब महिलाओं में उम्मीद जागी थी, उसके पूरे देश में एक वातावरण बन गया। हमारी माताएं बहनें खुश हो गई, वातावरण बन गया और महिलाओं को कुछ अधिकार मिला। लेकिन विपक्ष की पार्टियों ने उस माहौल, जो अच्छा वातावरण था, उस वातावरण को खराब कर दिया और वो अपने निजी स्वार्थ के लिए किया। उन्होंने वो आरोप था, झूठे आरोप लगा, उससे कोई मतलब नहीं। और जो तीसरा हमारा बिल था, जो इसके बारे में कहते केंद्र शासित जो प्रदेश जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी, उसका अलग ही कानून होता है, तो उसके लिए विशेष संशोधन बिल आवश्यकता उसको पेश किया। मुख्य रूप से मुझे ये बात करी और आपको कुछ पूछना तो आप पूछ। तो सपा पार्टी के नेता है, तो लोकसभा में आरोप लगा रहे थे मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग भटकने की तरीके। आपकी जानकारी में होगा कि संविधान धर्म के आधार पर नहीं चलता, संविधान आरक्षण के धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता, वो सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की बात करती है। और आरक्षण सामाजिक आर्थिक आधार पर दिया जाता है, जो हमारे संविधान में लिखा है, जो डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया। मुझे दुख इस बात का है कि जो परिसीमन के बार बार कह रहे हैं कि हमने जो पहले महिला आरक्षण बिल पास किया था 2023, उसके आधार पर लागू होना चाहिए। उसके आधार पर अगर लागू करेंगे हम तो सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी, सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो महिलाओं की संख्या भी नहीं बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि उस आरक्षण के परिसीमन के लिए कम से कम, तो जो कह रहे हैं इतना जल्दी क्यों कर रहे हो, बस 2 साल का समय कम से कम इसमें चाहिए, इसलिए हमको जल्दी लाना पड़ा। तो मिला कि ये जो बार बार इस बात को कहते हैं कि ये बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए आरक्षण के लिए बिल्कुल गलत बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमारी बहनों को देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व कैसे मिले उसके बारे में चिंता करती रहती है। और उसी का नतीजा है कि आरक्षण का बिल हम लाए और नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो जाता अगर उस दिन लोकसभा में ये बिल पारित हो जाता। मुझे अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के विशेष रूप से जो नेता है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह का व्यवहार लोकसभा में किया, वो महिलाओं के साथ, महिलाओं के बारे में जो उन्होंने कहा वो निंदनीय है। और इसलिए आज पूरे देश की, मैं मानता हूँ कि हम बार बार कहते हैं कि महिला और पुरुष को समान अधिकार होता है। 50% की भागीदारी महिलाओं की और 50% की भागीदारी पुरुषों की। और सबसे बड़ी बात है, हम नारी को अपन क्या कहते हैं, अर्धनारीश्वर, आर्या नारी का रूप अपना मानते हैं। ऐसी स्थिति में जो इस देश का सबसे बढ़िया काम है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं को आरक्षण देने का, परिसीमन करने का, जिससे उन लाखों लोगों को जो 20-30 लाख की आबादी के सांसद है, जो अपने सांसद पद पहुँच नहीं पाते, कि MLA सीटें हमारी 4 लाख की है, फिर 3 लाख की है, छोटी छोटी सीटें बढ़ जाती है तो प्रतिनिधित्व भी बढ़ जाता और जनता की समस्या का समाधान होता। इन सब के खिलाफ जो अपोजिशन पार्टी ने लोकसभा में इस बिल का विरोध किया, हम उसकी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे तो एक बार फिर, क्योंकि सहमति पहले भी हमने बनाई थी, ये तो बाद में बदल गए। और इनके मन में जो शंका थी चुनाव की, वो चुनाव वाली कोई बात नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से भारत
अजमेर से खबर, जहां दक्षिण विधायक अनीता भदेल द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रुकने के बाद विपक्ष का जश्न मनाना महिलाओं का अपमान है। संविधान संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 एवं केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक को लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जमकर प्रहार किए और विधायक भदेल ने बताया कि विपक्ष की ओछी राजनीति के कारण देश की करोड़ों महिलाओं के अरमानों पर पानी फिर गया है। लेकिन पार्टी टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी ने इसका समर्थन नहीं कर देश की महिलाओं के साथ धोखा किया, जिसके परिणाम उन्हें आगामी चुनाव में भुगतने होंगे। और नया फार्मूला निकाल करके उन्होंने आनुपातिक रूप से, यदि आज केरल की सदस्य संख्या यदि 25 है, यदि 30 है, तो 25-30 को बढ़ा करके जस्ट 60 करेंगे, चाहे उनकी जनसंख्या कितनी हो, जस्ट डबल कर रहे हैं। यदि राजस्थान की 25 है तो राजस्थान की 25 बढ़ा के 50 कर देंगे, तो डबल कर रहे हैं। जनसंख्या के आधार पर नहीं जा रहे हैं। जब हम जनसंख्या के आधार पर ही नहीं जा रहे हैं, हम 2011 की जनगणना को मान रहे हैं, बेसिक आधार उनको मान रहे हैं, क्योंकि यदि अभी जनगणना को मानेंगे तो निश्चित रूप से फिर आगे और टेक्निकल खामियां निकालेंगे और किसी ना किसी कारण से इसको अटकाने का, भटकाने का काम कांग्रेस ने किया है, जिसको कभी भी नारी शक्ति माफ नहीं करने वाली है, कभी माफ नहीं करने वाली है। धन्यवाद। आधार पर फिर बाद में 2008 का जो चुनाव, 2009 का जो चुनाव हुआ, 2008 में चुनाव हुआ विधानसभाओं का और 2009 में चुनाव हुआ लोकसभा का। 2009 में चुनाव हुआ तो मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी। यदि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये शंका व्यक्त करते हैं कि संवैधानिक आयोग में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी मर्जी से पुनर्गठन आयोग बना लेंगे और अपनी मर्जी से सीटों का बंटवारा कर लेंगे, तो मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी से। प्रियंका जी, आपकी सरकार के समय में पुनर्गठन आयोग बना था, आपकी सरकार के समय पुनर्गठन हुआ था, फिर 2009 के बाद 2014 में उसी पुनर्गठन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी? 2014 के बाद लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही, तो आप क्या प्रश्न खड़ा कर रहे हैं? आप संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से हमेशा प्रश्न खड़ा करते आए हैं, उसी तरह से इस बार भी इस संवैधानिक संस्था पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आपकी नीयत में कितना बड़ा खोट है कि आपकी सरकारों में 70 साल तक जब तक संवैधानिक संस्थाओं ने काम किया तब तक तो सब ठीक था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो संवैधानिक संस्थाएं काम करेंगी तो ठीक नहीं होगा, ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो ये इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ये संशोधन लेके आए क्योंकि 2026 तक संविधान में ये संशोधन पहले से किया हुआ है। 2002 में संविधान संशोधन हो चुका है। 2026 तक हम इस अब यदि जनसंख्या होती है, अभी जब जनसंख्या शुरू हुई है, जनसंख्या की गणना शुरू होने के बाद में जनसंख्या की गणना 1 वर्ष 1 मार्च 2027 निर्धारित है और उसके बाद में पुनर्गठन आयोग बनता है। तो हम पिछले पुनर्गठन आयोग का हम हर्ष देख रहे हैं। 2002 में पुनर्गठन आयोग बना और उसको 2008 में लागू करना पड़ा। पूरे 6 साल लगे, 6 साल। अगर से यदि पुनर्गठन आयोग अभी नहीं बनता है, जनसंख्या की गणना होती है, जनसंख्या की गणना के बाद फिर इस गणना के बाद में फिर पुनर्गठन आयोग बनता है और फिर उसमें 8 साल लगते हैं, तो 2029 में महिलाओं को यह आरक्षण फिर नहीं मिलेगा जो मोदी जी चाहते हैं कि 2029 में ही महिलाओं को ये आरक्षण मिल जाए, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि हमको श्रेय नहीं मिलेगा, 2029 में लागू होगा तो सिर्फ बीजेपी को श्रेय मिलेगा। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं ब्लैंक चेक दे रहा हूं आपको, आप इसका श्रेय ले लीजिए, हम विज्ञापन छपवा देंगे आपके नाम से, हम सरकारी विज्ञापन आपके नाम से छपवा देंगे, आप महिलाओं को तो आरक्षण दीजिए। जो प्रधानमंत्री इतने स्पष्ट रूप से कोई बात कहता हो तो भी उनकी बात पर यकीन नहीं है। ये स्पष्ट रूप से महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है, महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और मैं तो यही कहूँगी कि महिलाएं, ये तकनीकी चीज़ें जो मैंने आज आपके सामने रखी हैं, हम हर महिला तक जाकर के ये तकनीकी चीज़ें बताएंगे। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का 2002 का भाषण जो लोकसभा में हुआ था वो भी सुनाएंगे लोगों को, और जो 1976 में जो संविधान संशोधन इस कांग्रेस ने किया जिसको 2000 तक बढ़ा दिया, 2076 से 2000 कितना। जब हम कोई नई चीज़ करते हैं, मैं आपकी रोड बनाऊंगी, ठीक है ना, रोड बनाऊंगी तो रोड बनेगी, वो तो उसमें चर्चा की जरूरत नहीं है, परंतु मैं आपका अतिक्रमण हटा करके रोड बनाऊंगी, तब मेरे को लोगों से चर्चा करनी पड़ेगी कि मैं लोगों से चर्चा करूंगी और तब वो रोड बनेगी। लोग तब आपत्ति कर सकते हैं कि आपने बहन जी अतिक्रमण हटा करके यदि रोड बना दी तो आप हमसे चर्चा तो कर लेती, आप इसको चौड़ा कर रही हैं। पर इसमें कुछ नई चीज, परिसीमन आयोग में नई चीज कोई है ही नहीं।
और जो दूसरा संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक, 2 संविधान संशोधन आपने किए, एक बीजेपी की सरकार में हुआ, एक कांग्रेस में हुआ। संविधान में प्रावधान है हर जनसंख्या के बाद में परिसीमन होगा और जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ेंगी। ये संविधान अंबेडकर जी ने ये प्रावधान किया है। तो आपने संशोधन किया था 1976 में, इतना बड़ा संशोधन किया कि 2000 तक हम सीटें बढ़ाएंगे ही नहीं, इसी जनसंख्या के आधार पर रखेंगे। आपने कितने विपक्षी दलों से बात करी थी उस समय? और इतने खबर वाराणसी से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे वाराणसी पुलिस लाइन से निकट हाउस सर्किट हाउस के लिए हुए रवाना। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के प्रस्तावित दौरे के साथ विकास कार्य और कानून व्यवस्था का करेंगे समीक्षा बैठक और साथ ही पीएम मोदी के प्रस्तावित सभा स्थल BLW का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। विकास कार्यों का भी करेंगे स्थलीय निरीक्षण और साथ ही श्री काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे सीएम योगी। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।